बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम अनंतपुर था। यह राज्य अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और खुशहाल प्रजा के लिए प्रसिद्ध था। वहां के राजा विराट सिंह एक वीर और न्यायप्रिय शासक थे। उनकी तलवार की धार जितनी तेज थी, उनकी बुद्धि उतनी ही गहरी। लेकिन एक बात पूरे राज्य को चिंतित करती थी। राजा ने 40 विवेक दी थी। 40 वर्ष की आयु तक विवाह नहीं किया था। राजा विराट सिंह का व्यक्तित्व आकर्षक था। लंबा कद, चमकती आंखें और ऐसा तेजस्वी चेहरा कि कोई भी उन्हें देखकर प्रभावित हो जाता। लेकिन उनके मन में कहीं न कहीं एक खालीपन था। राज दरबार के मंत्री, प्रजा और यहाँ तक कि राजगुरु भी उनसे बार बार विवाह करने का आग्रह करते, लेकिन राजा हर बार मुस्कुराकर टाल देते। एक दिन दरबार में राजगुरु आचार्य वसुदेव ने कहा, महाराज, अब समय आ गया है कि आप अपने वंश को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें। राज्य को आपकी संतान की आवश्यकता है। राजा गंभीर स्वर में बोले, आचार्य, विवाह तो जीवन का आवश्यक हिस्सा है, लेकिन मेरा हृदय अब तक किसी के प्रति आकर्षित नहीं हुआ। मैं कैसे किसी स्त्री से विवाह करूं जब मेरे मन में कोई स्थान ही न बना हो। आचार्य ने एक गहरी सांस ली और बोले, महाराज, एक भविष्यवाणी है जो आपके जन्म के समय की गई थी। वह भविष्यवाणी कहती है कि जब आप 40 वर्ष के होंगे तभी आपकी जीवन संगिनी आपके जीवन में प्रवेश करेगी। वही आपके भाग्य को बदल देगी। यह सुनकर राजा चौंक गए। भविष्यवाणी? ये आपने पहले क्यों नहीं बताया? आचार्य ने उत्तर दिया, क्योंकि समय का आना आवश्यक था। अब वह समय निकट है। लेकिन महाराज, वह स्त्री कोई साधारण स्त्री नहीं होगी। उसके साथ एक रहस्य और एक बड़ा संकट भी आएगा। राजा ने इस बात को गहराई से सुना और कुछ सोचकर बोले, तो अब मैं प्रतीक्षा करूंगा उस स्त्री की जो मेरे जीवन को नया अर्थ देगी। राजा विराट सिंह अपने शौर्य और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन वह अपने मंत्रियों और सेनापतियों के मना करने के बावजूद शिकार पर निकल पड़े। अनंतपुर के उत्तर में स्थित घना विंध्यवन जंगल, जिसे रहस्यमय और खतरनाक माना जाता था, राजा ने वही जंगल चुना। उनके साथ कुछ सैनिक भी थे, लेकिन जंगल में गहराई तक जाने के बाद राजा ने सैनिकों से कहा, तुम सब यहीं रुक जाओ, मैं अकेला शिकार करना चाहता हूं। सैनिकों ने मना किया, परंतु राजा का आदेश मानना उनकी मजबूरी थी। राजा अपने धनुष और तीर लेकर जंगल की गहराई में चले गए। ऊंचे ऊंचे पेड़ों की छाया, चारों ओर घना सन्नाटा और कभी कभी पक्षियों की चहचहाहट, यह सब मिलकर वातावरण को रहस्यमय बना रहे थे। चलते चलते राजा को एक स्वर्ण मृग दिखाई दिया। वह मृग असाधारण रूप से चमकीला था। उसकी त्वचा पर सूर्य की किरणें पड़ते ही ऐसा लगता मानो सोने का बना हो। राजा ने अपने घोड़े को तेजी से दौड़ाया और उस मृग का पीछा करने लगे, लेकिन मृग बड़ा चालाक था। वह राजा को गहरे जंगल की ओर ले गया। राजा लगातार मृग का पीछा करते रहे। अचानक मृग के एक झाड़ी के पीछे गायब हो गया। राजा ने अपने घोड़े को रोका और चारों ओर देखा। कहाँ गया वह मृग? राजा ने खुद से कहा, लेकिन चारों ओर सन्नाटा था। तभी उन्हें एहसास हुआ कि वे जंगल में अकेले और खो चुके हैं। उन्होंने वापस जाने का रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हर दिशा एक जैसी लग रही थी। घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ और अजीब सी खामोशी ने उन्हें घेर लिया। अब तक सूर्य भी ढलने लगा था और अंधेरा छाने लगा। राजा ने अपने हृदय को शांत रखा और सोचा, मैं वीर योद्धा हूं, डरने का कोई कारण नहीं। लेकिन तभी उन्हें झाड़ियों के पीछे से मधुर संगीत सुनाई दिया। ऐसा लगा जैसे कोई स्त्री गा रही हो। वह संगीत इतना मोहक था कि राजा उसकी ओर खिंचे चले गए। जंगल के बीच में उन्हें एक झील दिखाई दी। झील के किनारे चांदनी में नहाई हुई एक युवती बैठी थी। उसकी सुंदरता अपार थी। ऐसा लग रहा था मानो वह स्वर्ग की अप्सरा हो।
राजा मंत्रमुग्ध होकर उसे देखते रहे। युवती ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराई। उसने मधुर स्वर में पूछा, राजन, इस घने जंगल में आप अकेले क्या कर रहे हैं? राजा ने उसकी ओर देखते हुए कहा, मैं शिकार करने आया था, लेकिन अब लगता है मैं खुद शिकार हो गया हूं। तुम कौन हो? युवती ने मुस्कुराकर कहा, मैं इस जंगल की रक्षक हूं, लेकिन आपका आना आकस्मिक नहीं है। आप यहां मेरे लिए ही आए हैं। राजा विराट सिंह जंगल से लौट तो आए, लेकिन उनका मन वहीं छूट गया था, उस सुंदर युवती के पास। महल लौटने के बाद भी उनकी आंखों में वही झील का दृश्य और उसका मुस्कुराता चेहरा बस गया था। वे बार बार उसी मधुर आवाज को याद करते जो उन्हें उस घने जंगल में सुनाई दी थी। राजमहल में लौटने पर मंत्रीगण और सैनिक उनके स्वागत में खड़े थे। सेनापति ने पूछा, महाराज, क्या शिकार सफल रहा? राजा ने ध्यान भटकाने की कोशिश की और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, शिकार सफल तो हुआ, लेकिन मृग नहीं मिला। सभी ने राजा की बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन राजगुरु आचार्य वसुदेव ने राजा के चेहरे की बेचैनी भांप ली। उन्होंने राजा के पास जाकर धीरे से कहा, महाराज, आपके मन में कुछ चल रहा है। क्या कोई बात आपको परेशान कर रही है? राजा ने गंभीर स्वर में कहा, कुछ नहीं आचार्य, मैं बस थक गया हूं। आचार्य ने राजा की आंखों में झांका और महसूस किया कि कुछ तो असाधारण हुआ है। राजा ने अपने कक्ष में जाकर विश्राम करने की कोशिश की, लेकिन नींद उनसे कोसों दूर थी। वह बार बार उसी युवती के बारे में सोचने लगे। उनकी आंखों में उसकी छवि बार बार तैर जाती। उन्होंने सोचा, वह कौन थी? उस घने जंगल में अकेली क्या कर रही थी? और उसने कहा था कि मैं उसके लिए आया हूं। इसका क्या अर्थ था? अगले दिन दरबार लगा, लेकिन राजा का ध्यान किसी काम में नहीं था। मंत्री अपनी बात कहते रहे, लेकिन राजा का मन किसी और ही लोक में था। अंत में मंत्री राजा साहस सिंह ने कहा, महाराज, आपको क्या हुआ है? आप इतने खोए खोए क्यों लग रहे हैं? राजा ने गहरी सांस ली और बोले, मुझे उस जंगल की एक युवती की चिंता सता रही है। वह अपने पिता के साथ अकेली रहती है। मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन है और उसके जीवन का रहस्य क्या है। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा के प्रेम और चिंता की बात सभी को समझ में आने लगी। राजगुरु ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, यह प्रेम की शुरुआत है। जब तक आप उसे ढूंढ नहीं लेते, आपकी बेचैनी समाप्त नहीं होगी। राजा ने निर्णय लिया, मुझे फिर से उसी जंगल में जाना होगा। मैं उस युवती से मिलना चाहता हूं। राजा विराट सिंह ने अपनी बेचैनी को और अधिक सहन नहीं किया। उन्होंने अगले ही दिन जंगल में लौटने का निश्चय किया। इस बार वे अकेले ही गए, क्योंकि उन्हें पता था कि वह युवती कहाँ मिलेगी। वह उसी झील के पास पहुंचे जहां पहली बार उसे देखा था, और जैसा उन्होंने सोचा था, वह युवती वहां मौजूद थी। युवती झील के किनारे बैठी थी और उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे वह किसी सोच में डूबी हो। राजा को देखकर वह उठ खड़ी हुई। आप फिर से आ गए महाराज? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। राजा ने गंभीरता से कहा, हाँ, मैं तुम्हारे लिए आया हूं। तुम्हारा नाम क्या है? युवती ने सिर झुका लिया और धीरे से बोली, मेरा नाम नंदिनी है। राजा ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, नंदिनी, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। मैं तुम्हारे बिना जीने की कल्पना नहीं कर सकता। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? नंदिनी ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में हल्की चिंता झलक रही थी। तभी एक आवाज पीछे से आई, महाराज, आप जो चाहते हैं, मैं उसे मना नहीं कर सकता। राजा ने पलटकर देखा। एक वृद्ध व्यक्ति सामने खड़ा था, जिसने साधारण वस्त्र धारण कर रखे थे। यह नंदिनी के पिता धरणीधर थे। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, मैं आपकी इच्छा को ना नहीं कह सकता, लेकिन मेरी बेटी को इस जंगल से और मुझसे
बहुत लगाव है। राजा ने धैर्य से कहा, मैं उसे सारा संसार दूंगा, लेकिन आपको छोड़कर जाना उसकी मर्जी होगी। नंदिनी ने अपने पिता की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, पिताजी, मैंने हमेशा आपके साथ इस जंगल में जीवन बिताया है। आप मेरे सब कुछ हैं। मैं आपको छोड़कर कैसे जाऊं? धरणीधर ने नंदिनी का हाथ पकड़ा और कहा, बेटी, यह तुम्हारा निर्णय है, लेकिन महाराज जैसा प्रस्ताव बार बार नहीं आता। नंदिनी ने असमंजस में राजा की ओर देखा और फिर बोली, अगर मैं आपके साथ जाऊंगी तो पिताजी अकेले रह जाएंगे। क्या आप हमें साथ ले जा सकते हैं? राजा ने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर कहा, नंदिनी, तुमने मुझे जीत लिया। तुम्हारे पिता भी हमारे साथ राजमहल चलेंगे। मैं तुम्हें और तुम्हारे पिता को कभी अलग नहीं करूंगा। राजा विराट सिंह और रानी नंदिनी की शादी पूरे राज्य में धूमधाम से हुई। अनंतपुर के लोग इस विवाह को लेकर बेहद उत्साहित थे। महल को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया, जगह जगह उत्सव मनाए गए और हर गली में मिठाइयां बांटी गईं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा राज्य खुशी के सागर में डूब गया हो। शादी के बाद राजा और रानी ने अपने जीवन में अपार खुशियां पाईं। दोनों एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान से भरे थे। राजा ने नंदिनी के पिता धरणीधर को भी राजमहल में सम्मानपूर्वक स्थान दिया। वह अब राजा के प्रमुख सलाहकारों में से एक थे। राजकुमार का आगमन समय बीतता गया और 1 वर्ष बाद महल में एक बड़ी खुशखबरी आई। रानी नंदिनी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरे महल में आनंद और उत्सव का माहौल छा गया। सभी दरबारियों और प्रजा ने इसे ईश्वर का आशीर्वाद माना। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, आज से हमारा राजकुमार अनंतपुर के भविष्य का उजाला बनेगा। राजकुमार के जन्म की खुशी में पूरे राज्य में 7 दिनों तक उत्सव मनाया गया। संगीत, नृत्य और दावतों का आयोजन किया गया। गरीबों को भोजन कराया गया और कैदियों को रिहा कर दिया गया। रानी नंदिनी अपने पुत्र को गोद में लेकर बहुत प्रसन्न थीं। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, यह पुत्र हमारे प्रेम का प्रतीक है। मुझे लगता है कि वह बड़ा होकर एक महान राजा बनेगा। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ नंदिनी, ये हमारा भाग्य है कि हमें ऐसा पुत्र मिला। हम दोनों मिलकर इसे श्रेष्ठ राजा बनाएंगे। राजकुमार के जन्म के बाद राजा विराट सिंह अपने राजकाज में और अधिक व्यस्त हो गए। उनकी आयु 40 वर्ष से ऊपर थी और राज्य के कार्यों का भार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। राजमहल में बैठकों, दरबार के फैसलों और सैन्य अभियानों ने उन्हें पूरी तरह से घेर लिया था। वहीं दूसरी ओर रानी नंदिनी अभी केवल 22 वर्ष की थीं। उनकी सुंदरता और यौवन अपने चरम पर था। उन्हें जीवन में प्रेम और साहचर्य की चाहत थी, लेकिन राजा की व्यस्तता ने उनके दिल में एक खालीपन भर दिया। रानी का अकेलापन। महल के विशाल गलियारों में अब नंदिनी अकेली घूमती रहती। राजकुमार को देखभाल के लिए दासियों के हवाले कर दिया गया था और रानी का अधिकांश समय अपने कक्ष में ही बीतता था। वह अपने दिल की बेचैनी को कम करने के लिए पुस्तकें पढ़तीं, फूलों के बाग में जातीं, लेकिन हर बार उनके मन में यही ख्याल आता, क्या यही मेरा जीवन है? क्या मुझे हमेशा अकेले ही रहना होगा? रात को जब राजा देर से अपने कक्ष में लौटते तो नंदिनी उनसे पूछती, महाराज, क्या आपको मेरी याद नहीं आती? क्या आप मेरे साथ समय नहीं बिता सकते? राजा मुस्कुराते हुए कहते, नंदिनी, मेरे पास समय बहुत कम है। राज्य की सुरक्षा और प्रजा की भलाई मेरी पहली जिम्मेदारी है। यह कहकर वे थके हुए सो जाते, लेकिन नंदिनी की आंखों में नींद नहीं होती। उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी घर करने लगी थी। महल में एक नया आगमन। एक दिन महल में राजकुमार अर्जुन, जो राजा का भतीजा और एक कुशल योद्धा था, राजमहल में आया। अर्जुन की उम्र लगभग 25 वर्ष थी और उसकी वीरता के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। वह सुंदर, ऊर्जावान और हंसमुख स्वभाव का था। रानी नंदिनी ने पहली बार अर्जुन को देखा तो उसकी मुस्कान ने उन्हें आकर्षित किया।
अर्जुन ने भी रानी को आदरपूर्वक प्रणाम किया और कहा, चाची, आपकी प्रसन्नता और सौंदर्य देखकर महल में जीवंतता लौट आई है। नंदिनी ने हल्की मुस्कान दी और सोचा, यह युवक कितना सरल और प्रसन्न चित्त है। काश मेरे जीवन में भी थोड़ी सी प्रसन्नता होती कन्भा होता है। रानी नंदिनी उस रात हार सिंगार करके आभूषणों से सजी हुई उदास बैठी थी। महल के आंगन में हल्की सी चांदनी थी और हवा भी ठंडी थी। राजा विराट सिंह अपने कक्ष में सो रहे थे, थकान से चूर। उनका शरीर अब पहले जैसा सक्रिय और सशक्त नहीं रहा था और उनका ध्यान अधिकतर राज्य के कार्यों पर केंद्रित था। रानी नंदिनी के दिल में एक गहरी बेचैनी थी जिसे वह किसी से साझा नहीं कर सकती थी। उसके मन में एक खालीपन था जो समय के साथ और बढ़ता जा रहा था। वह जानती थी कि राजा के साथ शारीरिक संबंधों का अभाव उसके जीवन का एक दुखद पहलू बन चुका था। वहीं राजकुमार अर्जुन जो कुछ देर पहले महल में आया था, रानी के कमरे की ओर बढ़ रहा था। उसे चाची के कमरे से उदासी और मौन की आभास हुई। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के दरवाजे को हल्के से खोला और भीतर प्रवेश किया। अर्जुन ने देखा कि रानी नंदिनी अकेली बैठी हैं। उनके चेहरे पर दुहक और चिंता के स्पष्ट निशान थे। उसने देखा कि रानी ने बहुत सुंदर वस्त्र पहने थे, लेकिन उनकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, सिर्फ एक खालीपन था। राजकुमार अर्जुन ने धीरे से कहा, चाची, आप इस रात इतनी उदास क्यों हैं? क्या हुआ? रानी ने सिर झुका लिया, जैसे वह अपने दिल की बात छिपाना चाहती हो, लेकिन अर्जुन की मासूमियत और प्रेमपूर्ण आंखों में कुछ था जो उसे खींच लाया। रानी ने नजरें उठाकर कहा, अर्जुन, तुम बहुत अच्छा पूछते हो, लेकिन एक बात है जो मैं तुमसे कहने वाली हूं। मैं जवान हूं, मेरे पास उम्र है जो जीवन में प्रेम और शारीरिक सुख की चाहत रखता है, लेकिन राजा विराट सिंह बहुत व्यस्त रहते हैं और उनकी अवस्था भी अब कमजोर हो गई है। वे मुझसे वह प्रेम और साथ नहीं दे पाते जिसे मुझे चाहिए। अब मैं क्या करूं? अर्जुन चुपचाप बैठ गया। उसकी आंखों में आश्चर्य और चिंता का मिश्रण था। वह समझ गया कि रानी के दिल में कितनी दुविधा है। रानी के शब्दों ने उसके भीतर एक हलचल पैदा की, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखा और धीरे से बोला, चाची, मैं जानता हूं कि आपका जीवन सरल नहीं है, लेकिन क्या आपने राजा से कभी अपनी चाहत के बारे में बात की? रानी ने सिर झुका लिया। नहीं अर्जुन, मैंने कभी उसे परेशान नहीं किया। मैं जानती हूं कि राजा का ध्यान राज्य के कार्यों में है, लेकिन मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं जो अब पूरी नहीं हो पाती। अर्जुन ने थोड़ा रुककर कहा, चाची, अगर आप चाहें तो मैं आपके दुख को समझ सकता हूं, लेकिन यह महल और यह राज्य परिवार की प्रतिष्ठा के लिए महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि आपको अपनी इच्छाओं को थोड़ा और सुलझाने की जरूरत है। राजकुमार अर्जुन की बातों ने रानी के मन में एक नई हलचल पैदा कर दी थी। वह जानती थी कि अर्जुन का उद्देश्य केवल उसे समझना और उसकी मदद करना था, लेकिन उसकी बातों में कुछ ऐसा था जो उसे और अधिक आकर्षित कर रहा था। अर्जुन की मासूमियत, उसका आत्मविश्वास और उसकी परिपक्वता ने रानी को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जिससे वह अपनी भावनाएं और दुहक साझा कर सकती थी। रानी नंदिनी को महसूस हुआ कि महल में उसे अब अर्जुन की उपस्थिति में कुछ सुकून सा महसूस होने लगा था। वह अर्जुन के साथ कुछ पल अकेले बिताने लगी, उसके साथ बगीचे में घूमने या महल के आंगन में बातें करने का समय निकालने लगी। अर्जुन ने कभी भी अपनी भावनाओं का खुलासा नहीं किया, लेकिन रानी की उदासी और असमंजस को वह अच्छे से समझता था। एक नई शुरुआत। एक दिन रानी नंदिनी बगीचे में अकेली चल रही थी। अर्जुन ने देखा और उसके पास आ गया। उसने धीरे से कहा, चाची, आप अकेली हैं, क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? रानी ने उसकी ओर देखा और हल्की सी मुस्कान दी। तुमसे कहने के लिए बहुत कुछ है अर्जुन, तुम मेरे लिए एक अच्छा मित्र बन गए हो और मैं तुमसे बहुत सारी बातें साझा करना चाहती हूं। अर्जुन ने बिना किसी संकोच के कहा,
मैं हमेशा आपके साथ हूं चाची। आप मुझसे जो भी चाहें साझा कर सकती हैं। रानी ने गहरी सांस ली और फिर कहा, मेरे दिल में एक अनकहा दर्द है अर्जुन। राजा और मैं अब बहुत दूर हो गए हैं। वह इतने व्यस्त रहते हैं कि मुझे कभी उनका साथ नहीं मिलता। मैं यह महसूस करती हूँ कि मेरा दिल और शरीर दोनों चाह रहे हैं कुछ ऐसा जो मुझे अब तक नहीं मिला। अर्जुन ने नंदिनी के दुख को महसूस किया, लेकिन वह जानता था कि यह स्थिति कितनी जटिल थी। फिर भी उसने रानी की आंखों में एक गहरी समझ और स्नेह पाया। बढ़ती नज़दीकी और भ्रम दिनों दिन रानी और अर्जुन की नज़दीकियां बढ़ने लगीं। महल के बगीचे में उनकी मुलाकातें आम हो गईं और वे घंटों बातें करते रहते। कभी कभी अर्जुन रानी को महल के बाहरी इलाके की सैर पर ले जाता और वे अकेले रहते हुए पुरानी कहानियां सुनते, हंसी ठहाके लगाते। रानी ने अर्जुन को अपनी चाहत और असमंजस के बारे में और अधिक बताया। अर्जुन ने उसे हमेशा धैर्य और समझ के साथ सुना। वह जानता था कि रानी को उसकी जरूरत है, लेकिन वह भी इस रिश्ते के प्रति अपने स्थान को समझता था। रानी का द्वंद्व, हालांकि रानी नंदिनी के दिल में एक संघर्ष था। वह महसूस करने लगी थी कि अर्जुन के साथ बिताए गए पल उसके लिए कुछ खास बन गए थे। उसकी मुस्कान, उसकी आंखों में छिपी हुई सहानुभूति और वह सुकून जो वह अर्जुन के साथ महसूस करती थी, उसे राजा से कहीं ज्यादा अपने करीब लगता था। लेकिन रानी की मनःस्थिति को वह समझती थी कि उसे एक और कठिन रास्ता तय करना था। क्या वह अर्जुन के साथ इस रिश्ते को और बढ़ाने की सोच सकती थी? क्या उसकी भावनाएं अर्जुन के लिए और भी गहरी हो रही थीं, या यह केवल एक आदत थी? रानी नंदिनी और अर्जुन के बीच बढ़ती नज़दीकियां अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थीं जहां उनकी भावनाएं एक दूसरे से जुड़ने लगी थीं। महल में हो रही मीठी बातें, बगीचे में बिताए गए पल और एक दूसरे से साझा की गई आत्मीयता धीरे धीरे दोनों के बीच कुछ और ही रूप ले रही थी। हालांकि रानी अपने मन में इस रिश्ते के बारे में भ्रमित थी, लेकिन अर्जुन की आंखों में जो स्नेह था उसने उसे अपनी भावनाओं के प्रति और अधिक संवेदनशील बना दिया था। एक रात जब चांदनी महल में फैल रही थी, रानी नंदिनी एक रात महल के बगीचे में टहल रही थी। चांद की रोशनी में उसकी आंखें और भी खूबसूरत लग रही थीं। अचानक अर्जुन वहां पहुंच गया। उसकी आंखों में भी वही उदासी और चिंता थी जो रानी की आंखों में समाई हुई थी। अर्जुन ने धीरे से कहा, चाची, इस रात में कुछ तो खास है ना? रानी ने उसकी ओर देखा और फिर धीमे से बोली, हाँ अर्जुन, कुछ खास तो है। यह रात, यह चांद, यह हवा और हमारी बातें, सब कुछ अलग सा महसूस हो रहा है। अर्जुन एक कदम आगे बढ़ा और रानी के पास आकर खड़ा हो गया। उसकी धड़कन तेज हो गई क्योंकि दोनों के बीच की दूरी अब बहुत कम हो गई थी। रानी ने अपनी आंखें झुका लीं, लेकिन अर्जुन ने उसका चेहरा धीरे से उठाया और उसकी आंखों में देखा। रानी का दिल अचानक तेज तेज धड़कने लगा। अर्जुन ने धीरे से कहा, चाची, तुम जानती हो, तुम बहुत खास हो। तुम्हारी आंखों में एक गहरी समंदर सी चुप्प है जिसे मैं समझने की कोशिश करता हूं। तुमसे दूर रहकर भी मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहता हूं। रानी ने कुछ पल चुप रहते हुए कहा, अर्जुन, तुम मुझे वो सब कुछ दे रहे हो जो मैंने कभी सोचा नहीं था। तुमसे मिलकर ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने मेरे दिल की गहराई को समझ लिया हो।